2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। इस समय राजस्थान में पीटीआई भर्ती 2022 को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। राजस्थान ही नहीं बल्कि इसको लेकर दिल्ली तक आवाज उठ रही है और वंचित अभ्यर्थी जो हैं वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि इस भर्ती में जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ, जिस लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। फर्जी डिग्रियां, फर्जी सर्टिफिकेट, पेपर लीक, न जाने किस तरीके से इस पेपर में घोटाला हुआ है। इस भर्ती में 2000 से ज्यादा अभ्यर्थी फर्जी निकले हैं और यह भर्ती ही 5000 से ज्यादा पदों की है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि किस स्तर पर घोटाला हुआ होगा, किस स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ होगा। इसमें राजस्थान ही नहीं बल्कि यूपी की यूनिवर्सिटी के फर्जी सर्टिफिकेट लगे हैं, दबा के लगे हैं और इसकी जांच भी हुई। लेकिन अब वंचित जो है वो न्याय की मांग कर रहे हैं और 2 गुना डीवी की मांग कर रहे हैं ताकि जो फर्जी है उनको बाहर किया जा सके। हमारे साथ पीटीआई भर्ती के वंचित अभ्यर्थी हैं दामोदर चारण। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से यह फर्जीवाड़ा हुआ और किस तरीके से जो वंचित हैं उनको परेशानियां हो रही हैं। तो दामोदर जी, किस तरीके से लगातार जो आप न्याय की मांग उठा रहे हैं, लगातार विभाग से, बोर्ड से, सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे थे, किस तरीके से ये जो फर्जीवाड़ा हुआ, जैसे हम देख रहे हैं कि आधे से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें फर्जी हैं? मैं पहले तो एजुकेशन नगरी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारी मांग पुरजोर से शुरू से उठाई। इसमें पीटीआई भर्ती 2022 की भर्ती है। 25 सितंबर 2022 को इसका एग्जाम हुआ था। जब इसका 1 गुना का रिजल्ट आया तो उसी दिन से 56 नंबर मेरिट चढ़ी, तो हम उसी दिन से इसकी मांग उठाने लगे भाई इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। और हमने शिक्षा निदेशालय को 900 से 1000 के बीच में इसके सबूत अवेलेबल कराए कि साहब ये फर्जी है, इस पे कार्रवाई करो। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे सबको ज्वाइनिंग दे दी, ना तो कहीं उन पे कार्रवाई हुई। पीटीआई भर्ती एकमात्र भर्ती है स्पोर्ट्स की भर्ती जिसके अंदर एक भी अपात्र नहीं किया गया। उस टाइम हम बार बार मांग कर रहे थे। हम स्टूडेंट जो वंचित कैंडिडेट है उन्होंने खुद सबूत इकट्ठे करके इनको अवेलेबल करवाया कि साहब ये सबूत है, इनको बाहर करो। आज की हालात ये है कि पीटीआई भर्ती में 2000 से 2200 जने फर्जी है। हम हर जगह मांग उठा रहे हैं कि साहब इन पे कार्रवाई करो। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा 165 कैंडिडेट और कुल 202 कैंडिडेट है जेएस के जिन पे एफआईआर दर्ज हुई है। उन कैंडिडेट पे एफआईआर दर्ज होना तो साहब अब भी आप ये पकड़ रहे हो फर्जीवाड़ा, तो आज से 2 साल पहले भी पकड़ सकते थे। जो गरीब घर के थे, किसान परिवार से आते थे, उनका भला हो जाता। इनके पास तो पैसे थे जो 15-15 लाख 20-20 लाख देके आपको नौकरी लग गए। अब साहब इससे बड़ा फर्जीवाड़ा राजस्थान में और क्या होगा कि 2022 की भर्ती है, उसके फॉर्म 2024 में एडिट हो रहे हैं। उसके फॉर्म 2024 में एडिट हो रहे हैं। और सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा तो आप ये देखो, विमला है वो परमेश्वरी बनी बैठी है, परमेश्वरी विमला बनी बैठी है। उनके एक लड़की के दो फोटो। यहां पर एक है सुरेश कुमार जी, उसके 4 फोटो है, कैंडिडेट एक है। पीटीआई भर्ती साहब पीटीआई भर्ती नहीं थी साहब, राबड़ी थी, जिसके अंदर जो सब कुछ मिला के साहब फर्जियों को ज्वाइनिंग दे दो। जिसके पास पैसे नहीं थे वो घरों पे बैठे, हम तो वंचित कैंडिडेट, और जिनके पास पैसे थे नौकरी कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले एक लड़की का आया था जिसके भाई ने पेपर खरीद के शायद उसको दिया था, सुनील भादू करके था। उनके साथ लिंक देखो आप, बड़े बड़े नेताओं के साथ मिल रहे हैं। अब किसका नाम ले? इसमें नेता शामिल है, हर वर्ग का शामिल है। अब मनदीप सांगवान का नाम लेता हूं मैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में यूडीसी था, उसकी वाइफ फर्जी है, खुद वो डिग्रियां दिलाई है। जगदीश सारण का नाम लेता हूं जो बीकानेर निदेशालय में एलडीसी था, वो खुद शामिल है। उसके भाई है मुकेश सारण, उसके पास पता नहीं कितनी डिग्रियां है, 3 साल में वो डिग्रियां 10 से ऊपर डिग्री लेके आ रहा है। तो साहब फर्जीवाड़ा तो आपके अधिकारियों ने किया है, वंचितों की इसमें कोई गलती नहीं थी। वंचितों की गलती नहीं होते हुए भी इन्होंने वंचितों को अभी तक न्याय नहीं दिया। यार सबूत तो हम ये बोल रहे हैं विभाग को, सरकार को, साहब सबूत तो हम ला के देते हैं आपको, सबूत तो हम दे रहे हैं। हमारे पास कागज पड़े, साहब बोरा भर के ले जाओ हमसे कागज, हम देने के लिए राजी बैठे हैं, आप कार्रवाई कर दो। लेकिन ना तो कोई कार्रवाई है। हम तो मांग करते करते थक गए हैं। अब साहब हमारे पास लास्ट में हम हाथ जोड़ रहे हैं सरकार से, जो कोई देना चाहे साहब इच्छा मृत्यु दे दो, या तो न्याय नहीं दे सकते तो हमें बोल दो आप मर जाओ, हमारे लिए आप कुछ नहीं हो। हमने वोट दिए, हम राजस्थान के निवासी हैं, तो भी यहाँ कुछ नहीं हो रहा। मरने जैसी कंडीशन होगी साहब, घर से लाखों रुपए लगा रहे हैं, कोई हमारी सहयोग करने के लिए राजी नहीं है। घर से 2-2 साल हो गए यहाँ जयपुर पड़े हैं, अधिकारियों के पास चक्कर काट के साहब इतनी तो चप्पलें घिस गई हमारी, जितनी तो कितने रुपए बताए साहब।
लेकिन ना तो इनके कान पे जू नहीं रेंग रही। अरे मेरे को नहीं लगता इससे बड़ा फर्जीवाड़ा राजस्थान में किसी भर्ती में हुआ होगा, क्योंकि 50% कैंडिडेट इसके अंदर फर्जी है। एक अभी पीछे दैनिक भास्कर और 2-3 मीडिया में न्यूज आई थी, 95% लोगों के पास सर्टिफिकेट फर्जी है। अब आपको एक उदाहरण बताता हूं। अभी पिछले दिनों मैं ऐसे ही बैठा था, तब मेरे पास किसी का कॉल आया कि भाई साहब है ना, आपने मेरे बारे में गलत कैसे बोल दिया किसी मीडिया में, मैं सही हूं। मैंने बोला भाई सही है तो तू बता कैसे सही है, कि मेरे पास नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है। मैंने बोला भेज तेरा सर्टिफिकेट। तो उसने सर्टिफिकेट भेजा, तो थम्स अप अपने टूर्नामेंट कराती, जैसे गांव में होती है भोमिया जी महाराज क्रिकेट प्रतियोगिता, उस टाइप का टूर्नामेंट, उस सर्टिफिकेट पे भी इन्होंने वो नंबर दिए उनको, 28-28 नंबर, थम्स अप टूर्नामेंट करवा रही है। अब उनको, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई बोर्ड अधिकारी सोए हुए थे, नेताओं की मिलीभगत थी या किसकी मिलीभगत थी। कर्मचारी तो उठा लिए बोर्ड के कर्मचारी। अब साहब पहले शुरू में मैंने बताया, लादूराम जी है, वो फॉर्म भरते हैं 2022 में, 23 के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लादूराम वो व्यक्ति है जिसके फोटो दो, अर्दाना राम और लादूराम में फोटो एक है, नाम अलग अलग है, ठीक है। वो लादूराम जी 2022 की भर्ती में फॉर्म भरते हैं, 7 जून 2024 को उसका फॉर्म एडिट हो रहा है। भर्ती प्रक्रिया वो ज्वाइन करने के बाद 7 जून 2024, मतलब 2023 में ज्वाइनिंग मिल गई थी, 2024 में उनके फॉर्म एडिट हो रहे हैं। तो अब बोर्ड का अध्यक्ष जी हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। साहब आप 23 में ज्वाइन कर चुके थे, 24 में फॉर्म एडिट हुआ है साहब। अब बताओ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या, किसके पास जाए। मेरे को ऐसा भी लगता है कि राजस्थान में मेरे को लगता है कोई है ही नहीं नेता और जिसके पास हम जाके अपनी मांग उठाए और हमारी मांग सही हो। अब इससे बड़ा और फर्जीवाड़ा आपको दिखाता हूं। 173 जनों के पास ऐसी डिग्री है जो 25 सितंबर 2022 के बाद रिजल्ट आता है। भर्ती में नियम था हमारे 25 सितंबर को एग्जाम डेट के बाद अगर किसी की डिग्री होगी तो मान्य नहीं होगी। सब रिजल्ट आ रहा है 25 सितंबर के बाद, ज्वाइनिंग दे रहे हैं उनको, और बाद में हमें बोलते हैं वंचित। हमारे एक शिक्षा निदेशालय में कर्मचारी थे राजेश कुमार जी ढल्ला, हम उसके पास जाते थे, साहब ये फर्जी है इनको ज्वाइनिंग में, तो वो हमें बोलते थे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। साहब अंधे हम, सावन आपको मान लेते हैं, ज्वाइनिंग दे दी, फर्जी बार हो रहे, 2000 का सबूत है। अब किसके पास जाए, रोए किसके आगे, ये समझ में नहीं आ रहा सर हमें। हमारे पास कोई उपाय नहीं है। 400 प्लस डमी है इसके अंदर, डमियों के सबूत हमारे पास पड़े हैं। 45% से नीचे वालों को इन्होंने बीपीएड करवा दी। एनसीटी की गाइडलाइन है 45% के बाद वालों को आप बीपीएड नहीं करवा सकते। दो रेगुलर डिग्री, कितने सबूत दिखाऊं, मेरे पास पड़े हैं, अब बोरा भर के दे देता हूं, या सबूत हमसे लो, कार्रवाई आप कर दो। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही, पता नहीं कहां से दबाव आ रहा है, ये कार्रवाई कर नहीं सकते। दबाव बहुत ऊपर के लेवल का है। अब देखो, हम तो इनसे गुहार लगा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, आपके अगर मन में हो तो पैर पकड़ लेते हैं। हमने साहब बीजेपी सरकार में वोट दिए हैं, हम भी इस राजस्थान के निवासी, आप कार्रवाई करो, सरकार से निवेदन है। बाकी देखते हैं आगे क्या करते हैं। अभी अगले महीने इनका फिक्सेशन हो रहा है, उससे पहले ये कार्रवाई कर दे ठीक है, नहीं हमारे पास वही है साहब, वंचित मरेंगे और क्या है। दुश्मनियां ले ली, जने जने से मोल दुश्मनी ले ली साहब, इनको बाहर किया तो हमारी दुश्मनी हुई, और कौन दुश्मनियां ले रहा है। फोन आ रहे हैं हमारे पास धमकियों के कि भाई तेरे को क्या पंचायत। अभी 10 दिन पहले ही फोन आया था कि मैं तेरे ऊपर एफआईआर करा रहा हूं और तू ये कर रहा है, तू वो हमारे सबूत कैसे डाल रहा है। तो भाई जेएस में आपकी एफआईआर दर्ज हो गई, आप धमकियां दे रहे हो हमें मारने की करने की, तो साहब हाथा जोड़िए, इनको बोलने कार्रवाई कर दो साहब। हमें वैसे मरवा रहे हो तो नौकरी तो दिखा दो, बाद में मरवा दो यार, या आपके मन में तो हमें गोली मरवा दो, इच्छा मृत्यु दे दो। लेकिन सरकार कोई कार्रवाई करने के मेरे को नहीं लग रहा मूड में लग रही है, क्योंकि इतने सबूत देने के बाद साहब। जो काम विभाग को करना चाहिए वो वंचित अभ्यर्थी कर रहे हैं। सबूत इकट्ठा करके कार्रवाई करनी चाहिए। अभ्यर्थी सबूत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विभाग कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो विभाग की भी इसमें तो लापरवाही है, विभाग कार्रवाई नहीं करना चाहता, बोर्ड की गलतियां हैं वो तो है ही। लेकिन इसमें आप बता रहे हैं कि इसमें जो एसआई भर्ती के पेपर लीक में जो शामिल थे, जिन्होंने पेपर लीक करवाया, जो तस्कर थे वो भी इसमें शामिल है, उनका भी नाम आ रहा है। और दूसरा राजनीतिक जो दबाव है वो भी बता रहे हैं आप। सर इसमें आप एसआई भर्ती का बोल रहे हो, पेपर लीक वाले में, तो साहब ये गैंग है एक पूरी। इन्होंने गैंग बना रखी है कि भाई तू इंटेलिजेंट है, तू चल पीटीआई का पेपर तू पास कर लेगा, तू इंटेलिजेंट है तू एसआई का कर लेगा पेपर। ये पूरी गैंग है साहब। मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि राजस्थान को पूरा मालूम है जाति विशेष का, ज्यादा नाम उनके ही क्यों आ रहे हैं। एक ही साइड के फर्जी मिल रहे हैं। अभी पीछे से एक न्यूज आएगी, एक जिले से 1000 जने गिरफ्तार हो सकते हैं, सब एक जिले से। ऐसा क्या है, अब फॉर्म एडिट हो रहे हैं,
मेरे को तो परसों के बाद नींद नहीं आ रही कि साहब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। चलो फर्जी बिठा दिया, डमी बिठा दिया, आपने जांच नहीं की, पैसे खा लिए, सब 2-2 साल बाद आप फॉर्म एडिट कर रहे हो, मेरे को मजाक लग रही है। इसका मतलब तो सारे कर्मचारी भ्रष्ट है। रही बात कर्मचारियों की संलिप्तता की, साहब वो एसओजी ने पूरा बता ही दिया है साहब। गिरफ्तारियां हो चुकी है, 300 प्लस FIR दर्ज हो चुकी है। OPGS यूनिवर्सिटी है साहब, पूरी फर्जी है। JS का आपको एग्जाम्पल मालूम है साहब, 350 डिग्रियां बांटनी थी, उस जगह 2081 डिग्रियां बंटी है। एक भर्ती के अंदर फर्जी डिग्रियां बंट रही है साहब, 10 गुना ज्यादा आप डिग्रियां बांट रहे हो। शर्म आने की बात है इनको। यार ये चेकिंग तो अब DV के नाम पे तो फॉर्मेलिटी हुई थी, बाकी तो अब वो मेरे को मालूम है, वो थम्सअप वाला शायद एग्जाम्पल दिया था, वो सामने मेरे फोन में पड़ा है वो एक। अब लेकिन होना जाना मेरे को नहीं लग रहा। अब अगले महीने फिक्सेशन है, हम तो रो के थक गए। अब सरकार के कुछ मनसा है तो कर दो, नहीं तो इच्छा मृत्यु का तो मांग कर ही रहे शुरू से ही। प्रधानमंत्री जी को हमने लेटर लिखा है इच्छा मृत्यु के लिए, राष्ट्रपति जी को हमने इच्छा मृत्यु का लेटर लिख दिया, राज्यपाल जी को लिख दिया, मुख्यमंत्री जी को लिख दिया। साहब न्याय नहीं दे सकते, इच्छा मृत्यु तो दो, हम मरने के लिए राजी है। बीच सड़क पे मरेंगे तो केरोसिन डाल के, आप सोचोगे नहीं ये मरेंगे नहीं, ऐसी मांग कर रहे हैं, हम मरेंगे। लेकिन साहब न्याय होता है साहब, सबूत होने के बाद आप कुछ नहीं कर पा रहे तो अब खत्म है साहब, सिस्टम पे भरोसा उठ रहा है। मेरे को नहीं लग रहा कि राजस्थान अब बिहार से ज्यादा पीछे है। ये काम यूपी बिहार में होते थे पेपर लीक के, अब साहब राजस्थान में तो अब बाकी आप साहब खत्म है। बिल्कुल, आप युवाओं का दर्द समझ सकते हैं कि किस तरीके से परेशान हैं। बड़े स्तर पर पेपर लीक होता है, फर्जी डिग्रियां लगाई जाती हैं, आधे से ज्यादा फर्जी लोग नौकरी हासिल कर लेते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। कार्रवाई 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 की बातें ही होती रहती हैं। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान, जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लगातार 2 गुना DV की मांग कर रहे हैं और वंचितों को न्याय देने की भी मांग कर रहे हैं। लगातार उठा रहे इस मांग को। तो हनुमान जी, लगातार आप इस मांग को उठा रहे हैं और जिस तरीके से हमने सुना कि किस तरीके से अभ्यर्थी हैं, वंचित अभ्यर्थी सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके साथ ही गलत हुआ है। नौकरी लग सकती थी, नहीं लगी, उनका सपना पूरा हो सकता था, नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़े की वजह से। तो अपन किस तरीके से इस मांग को उठा रहे हैं और किस तरीके से अब कोई संभावना नजर आ रही है इस मामले में, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो फर्जी निकल चुके हैं इसमें। देखिए सर, जिस प्रकार से इन्होंने प्रूफ इकट्ठे किए हैं उससे 2 बातें तो साफ है कि अगर भर्ती का कुछ नहीं हुआ तो इनका कुछ नहीं बचेगा। आज इतने माफिया हमारे खिलाफ हो चुके हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि डर लगता है कि जब अकेले निकलते हैं तो कुछ ना कुछ घटना घटित नहीं हो जाए, क्योंकि इतनी ही धमकियां और इतने ही मैसेज आते हैं। दूसरी बात, सबसे पहले हमने तमाम प्रूफों को लेकर सरकार से बात की है। सरकार से बात होने के बाद में शिक्षा मंत्री जी ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम पिटाई भर्ती के साथ न्याय करेंगे। लेकिन सर हुआ ये कि जो कार्रवाई हो गई उस पर सरकार ने वाहवाही तो ले ली, लेकिन जो हमारी पीड़ा थी कि सब हम प्रूफ दे रहे हैं, हमें ये चाहिए कि वंचितों को तो अवसर दो और जो फर्जी है उनको सबको पकड़ो। आज हम डबल इंजन की सरकार है, कोई स्टाफ कम है तो आप दिल्ली से मंगवा लो, सेंटर से मंगवा लो, 200 जने हैं, 1000 जने हैं, 2000 जने, उनको पकड़ो कि एक तरीके से एक मिशन चलाया जाए कि हम 1 महीने में तमाम जो PTI के फर्जी लोग हैं उनको पकड़ेंगे, तब जाके पकड़ में आएंगे। नहीं सर, अगर आप ये कहोगे हमने FIR दर्ज कर ली, नहीं पकड़ेंगे, फिर उनको खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया, फिर वो साठगांठ करेंगे, हमें धमकियां देंगे, हमारे खिलाफ जो साजिश रचेंगे, इससे न्याय नहीं होगा। रही बात दूसरी कि सर मैं 5-6 साल से इस फील्ड में हूँ, मैं अधिकांशतः आंदोलन करना, धरना देना, इन सब चीज़ों के खिलाफ रहता हूँ। मेरा कोशिश ये रहती है कि जो तमाम जो दुख लेकर, पीड़ा लेकर कोई बेरोजगार आए, उसकी पीड़ा का समाधान हो, उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन पिछले 5-6 महीने से मैं इनको आश्वासन दे रहा हूँ, लेकिन सर जो मेरी भी जो टाइम सीमा थी वो मेरी अंदर से भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि नैतिकता इंसान में रहती है। और मैं इन तमाम जो PTI वंचित है उनसे मैं वादा करके बैठा हूँ कि मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। तुम्हें न्याय नहीं दिला पाया तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं बेरोजगार यूनियन का संचालन करूं, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं युवा बेरोजगारों की मांग को बुलंद करूं, मुझे कोई हक नहीं है कि आगामी भर्ती में कोई युवा मेरे पास पीड़ा लेकर आए, वो प्रूफ लेकर आए, वो उसके आंसू लेकर आए, हम उसको अगर नहीं पूछ सकते तो मुझे हक नहीं है कि हम इस संगठन को चलाएं। दूसरी बात कि अभी रक्षाबंधन सामने है, हम आज भी कमिश्नरेट जाके आए हैं, लेकिन चूंकि कोई अन्य प्रदर्शन चल रहा है, इस कारण से हमें परमिशन को लेकर हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। कल हम पुणे कमिश्नरेट रहेंगे, सारे दिन मैं परमिशन को लेकर जो है एप्लीकेशन लगाकर पूरा प्रयास करूंगा कि रक्षाबंधन ये उससे 1 दिन पहले, यानी कि 8, 9, 10 3 दिन में हमें परमिशन मिल जाए। अगर परमिशन मिलती है तो मैं तमाम साथियों के साथ बैठूंगा, अनशन करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने का काम करूंगा। अगर अनुमति नहीं मिलती है तो हमारे पास एक ऑप्शन है, क्योंकि तमाम जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार कार्य ला के डोक लगाते हैं।
तो उसको लेकर मैं मेरे बेरोजगार कार्यालय में जिसपे लाखों युवाओं को भरोसा है, अब तक मैं उनके भरोसे पर खरा उतर रहा हूं, तो मैं रक्षाबंधन के दिन अकेला अनशन पर बैठूंगा। परमिशन मिली तो सबको लेकर बैठूंगा, परमिशन नहीं मिली तो मैं अकेला रक्षाबंधन के दिन बेरोजगार कार्यालय में परमिशन लेकर बैठूंगा। क्योंकि 2 भर्तियों का जो दर्द है वो सर असहनीय है। मैं जब उनके दर्द को सुनकर मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हूं, तो इनका परिवार और इनका दर्द किस सीमा में होगा ये कोई नहीं समझ पा रहा। एक एपीएसओ भर्ती है और एक पीटीआई भर्ती है। इन दोनों भर्तियों में मैं न्याय दिलाने का वादा करके मैं बैठा हुआ हूँ और रक्षाबंधन पे मैं हार पार के संघर्ष के लिए तैयार हूं। या तो माननीय मुख्यमंत्री जी उससे पहले हमें बुला ले, दोनों अभ्यर्थियों की जो दोनों भर्तियों का डेलीगेशन है उससे मुलाकात कर ले, हम तमाम जो डॉक्यूमेंट है चाहे 5000 फोटोकॉपी है 6000 फोटोकॉपी है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। उसे न्याय नहीं मिला हम अनशन करेंगे, अनशन के दौरान भी न्याय नहीं मिला तो हम बैठकर जो है फाइनल निर्णय करेंगे। हम आर पार के मूड में गए, क्योंकि सर मैंने इनको साफ स्पष्ट कह रखा है और मैं एजुकेशन नगरी के माध्यम से पुनः स्पष्ट कर रहा हूँ, इन 2 भर्तियों को न्याय नहीं मिला तो मैं राजस्थान बेरोजगार यूनियन बंद कर दूंगा, मेरा कार्यालय बंद कर दूंगा, यहाँ तक कि मैं जयपुर भी छोड़ दूंगा। और उसके बाद में क्या रहेगा आगे की रणनीति, क्या काम करना है, क्या कैसे जो है सामाजिक कार्य करना है, सरोकार करना है, वो मैं अपने स्तर पर उसको तय करूंगा। लेकिन मुझे कोई हक नहीं है और इस सरकार पर ठप्पा होगा, डबल इंजन सरकार पर, विपक्ष पर, हर प्रत्येक राजनीति करने वाले व्यक्ति पर, सामाजिक कार्यकर्ता पर जो कहता हूं कि मैं किसी न किसी लोगों का मैं भला करना चाह रहा हूं। क्योंकि ये अनशन के माध्यम से मैं सबको आमंत्रित करूंगा कि ये फर्जीवाड़ा है, ये चोर है, इसको कब पकड़ोगे, नाम सहित हम बात करेंगे। चूंकि शिक्षा निदेशालय पे ट्रस्ट खत्म हो चुका है, कर्मचारी चयन बोर्ड में माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज्य के आने के बाद में शानदार काम हुआ है। लेकिन सर दिक्कत यह है कि आप एक व्यक्ति के पीछे पूरे बोर्ड को की गंदगी साफ नहीं कर सकते। वह सचिव साहब का आप देखोगे तो ऐसे ऐसे हमारे पास प्रमाण आ रहे हैं कि शर्म आती है। आज अध्यक्ष साहब को हम धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन सचिव साहब के नेगेटिविटी मार्केट में कितनी है सरकार तक पहुंच ही नहीं पा रही है। लोग कह रहे हैं कि खुद के स्टाफ को डेपुटेशन पे सचिव साहब लगा रहे हैं। कई सारी बातें मार्केट हमारी जिनके प्रमाण भी आने वाले समय में मैं रखूंगा। साहब ऐसे काम नहीं होगा कि आपने, क्योंकि सरकार राजस्थान में परिपाटी बनी हुई कि बीजेपी आ गई फिर कांग्रेस आ गई, इस परिपाटी को अगर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी तोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा जी एक युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बात भी ऐसा नहीं 2 भर्तियों में न्याय नहीं मिला परे की बात करूं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये अधिकारी कभी नहीं चाहते कि भजनलाल जी का नाम हो, ये अधिकारी कभी नहीं चाहते कि पीटीआई भर्ती में ऐतिहासिक भजनलाल जी निर्णय करे, ये अधिकारी कभी नहीं चाहते कि एपीएसओ भर्ती में निर्णय हो। वो कहीं ना कहीं गलत फीडबैक दे रहे, जिसका नुकसान पूरी बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। कल अगर बीजेपी सरकार में सीटें नहीं आती तो किसकी जवाबदेही होगी, मुख्यमंत्री जी की। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं युवाओं को दरकिनार कर रहे हैं। मैं पुनः आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं कि या तो अनशन से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी हमें मिलने का समय दे, या अनशन के दौरान समय दे, या जब हमारी जान निकलती उनको दिखे तो हमें समय दे। लेकिन सब इनको न्याय नहीं दिया तो इंसानियत भी शर्मसार है, क्योंकि इनकी पीड़ा इतनी जायज है। मेरे जीवन में अगर 6 साल में कोई फर्जीवाड़ा सामने आया है तो पीटीआई भर्ती का फर्जीवाड़ा है। इनको न्याय दिलाना ही एकमात्र नैतिकता है, एकमात्र इंसानियत है। और जो पॉलिटिशियन है सबके लिए ये एक तरीके से उत्तरदायी है और स्वयं इस बात को संज्ञान लेकर इनका साथ उनको देना चाहिए। मैं लगभग सब तक ये बात तो मैं पहुंचा चुका हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब मैं ये देख रहा हूँ किसका जमीर जिंदा है। आज आप देख रहे हो चुनाव करवाओ, इसके लिए सारे नेता उमड़ के पड़ गए। क्या करोगे चुनाव कराओगे, भला करोगे, भला करो ना इन लोगों का। क्या विपक्ष के कितने नेता आज वहां गए, क्या उन नेताओं को नहीं दिख रहा? साहब किसी की आंखें नहीं फूटनी चाहिए, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो। प्रमाण हम दे रहे हैं, आओ साथ। क्या ये आंदोलन क्या बेरोजगारों के लिए नहीं होना चाहिए? क्या सेम आंदोलन आज पीटीआई भर्ती के लिए होता तो ये भाई यहाँ बैठ के रोता थोड़ी। चुनाव करो सब, चुनाव करवाने से क्या होगा? हम दुनिया भर का चंद डालेंगे, हमारी नेतागिरी चमकाएंगे, हम अध्यक्ष बनेंगे, हमारी पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, हम लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। करो ना साहब भला। हम तो नहीं कह रहे कोई चुनाव करो, हम सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक मेहनत करते हैं और मेहनत करने के साथ किसी न किसी के चेहरे पे मुस्कान देते हैं। अब हर महीने में अगर हम एक भी काम करवा पा रहे हैं तो मुझे पता है लाखों युवाओं की उम्मीद बनकर उनसे हमारा क्या स्वार्थ है। हम तो कभी नहीं कह रहे कि सब हमारे लिए भी कोई चुनाव कराओ। सब ये सब चीजें लोगों को समझना पड़ेगा कि पार्टी से परे हटकर जो चीजें वास्तव में पीड़ित है उनको न्याय कौन दिलाएगा। मुझे राजस्थान पर ये बता दो कि ऐसी चीजें जिसकी कोई नहीं सुन रहा, हम कहाँ जाए? सब हम तो प्राइवेट संगठन चलाते हैं, हम तो सरकार से लड़ते हैं, उनके हाथा जोड़ी करके कैसे भी मांग पूरी करवाते हैं। अब आज बात नैतिकता की और इंसानियत की आ गई तो विनीत जी साफ बात है कि अगर पीटीआई भर्ती में न्याय नहीं मिला तो इन लोगों की चाहे गांव-गांव में साइकिल से यात्रा करनी पड़े, ये साथ नहीं दे, चाहे हनुमान किसान को संगठन बंद करके अकेले किसी मुहिम में जाना पड़े, लेकिन मैं इन लोगों को न्याय दिलवा कर रहूंगा या फिर मैं अपना जो सिस्टम है सारा बंद कर दूंगा। ये समस्या बहुत बड़ी है और अब कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि आपने खुली
ये बात कह दी है कि अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो अनशन पर बैठने की बात कही, और इसके साथ साथ एक बड़ी बात ये कही है कि मैं राजस्थान बेरोजगार यूनियन का संगठन है उसको नहीं चलाऊंगा, जयपुर छोड़ दूंगा। तो क्या कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई जिम्मेदार नहीं बचा है इस मामले में? देखिए सर, पहले तो हम 9 तारीख का, क्योंकि आज 5 तारीख हो गई, 2 दिन बीच में, मेरा पिछले 1 महीने से पास चल रहा है, सावन के पास चल रही है, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि जो मेरा सावन का जो मैं मन्नत मैंने मांग रखी है उस मन्नत में कोई विघ्न हो। क्योंकि 2 दिन की बात हो रहा है, तो मैं इनको 10-15 दिन से मैं तमाम अभ्यर्थी करे भैया मर रहे हैं, इन्होंने सबको लेटर लिखा है, राज्यपाल को लेटर लिखा है, राष्ट्रपति को लेटर लिखा है, प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है। मैंने इनको 10 दिन से ये कह के रोक रखा है कि मेरे सावन के पास चल रहे हैं, रक्षाबंधन के दिन मैं मेरी पूजा कंप्लीट करके उसके अगले दिन, यानी कि सॉरी, रक्षाबंधन के सेम डे, उस दिन मैं मेरा पास्ट कंप्लीट करूंगा, मेरी जो पूजा पाठ कंप्लीट करूंगा। दोपहर के बाद में अगर अनुमति मिलती है तो हम शहीद स्मारक पर बैठेंगे, अनुमति नहीं मिलती है तो राजस्थान बेरोजगार यूनियन का कार्यालय त्रिवेणी नगर, हमारा सब चीजें रजिस्टर्ड है। ऐसे नहीं कि कल सरकार, तो कम से कम इनका पता तो पड़े, और वहां से मैं अपील करूंगा साहब, वहां मैं कम से कम 5000 फोटो कॉपी लेकर बैठूंगा। एफएसओ भर्ती में किस प्रकार आप जो सुबह चाय पी के आए हो क्या सही है, आप जो दूध पी के आओ सही है। भास्कर ने एक सर्वे दिया था सर, माँ का दूध भी शुद्ध नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो सेवन कर रहे हैं, जो खान पीन खा रहे हैं, इतनी मिलावट है। उस मिलावट के लिए अयोग्य डेपुटेशन वालों को सरकार ने छोड़ रखा है। साहब, इतनी नैतिकता खत्म नहीं होनी चाहिए। इतनी चीजें आप जनता को लूट रहे हो, जो काम कर रहे हो, सड़क बना रहे हो, बिजली दे रहे हो, साहब ये तो कोई भी सरकार आएगी देगी, लेकिन कम से कम वो चीज मजबूर मत करो कि जो सामाजिक लोग हैं, जो हम जैसे लोग जो युवाओं के बीच में रहते हैं, वो हमें भी रोना आ जाएगा, तो साहब इनको मोटिवेट कौन करेगा? जब हम अगर 50 लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आज मैं खुद संकट में हूँ, मैं उन 50 लोगों को क्या कहूँ, इन पिटाई के अभ्यर्थियों को क्या कहूँ, आप बताओ। इस वीक में जारी होगा भाई, इस वीक में जारी होगा सर। 6 महीने से मैं गोली दे रहा हूँ, क्योंकि वो अधिकारी हमें गोली दे रहे हैं। अब अगर मेरे अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत है तो मेरे पास क्या विकल्प है, आप बताओ। मैं मेरे संकट पे मैं अनुमति लेकर धरना दे सकता हूँ, सरकार अनुमति नहीं देगी तो फिर मैं इन चोरों को संकट में नहीं डालूंगा। जैसा कि मेरी जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग मुझे अकेला अनशन पर बैठना पड़ेगा। मैं बेरोजगार कार्यालय में बैठूंगा, जब तक मेरा जीव रहेगा 2 दिन 3 4 दिन 5 दिन सरकार को जगाने का प्रयास करूंगा। सरकार नहीं जगी तो मैं 1 लाख 2 लाख फोटो कॉपी करवा कर एक एक चीज को चिपकाऊंगा। क्या पता 2028 में जनता जग जाए। अगर मैं 500 1000 10,000 20,000 50,000 युवाओं को भी जगाने में सक्सेस हो जाऊं तो मेरा जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। क्योंकि फिर मुझे संगठन चलाने का कोई उचित नहीं है कि हनुमान किसान संगठन चलाएगा। क्या हुआ था जो पीटीआई भर्ती से बड़ी बड़ी वादे की थी, और जब मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ तो आप सोच लीजिए मैं कितना अंदर से मैं कितना वंचित पीड़ित हूँ। वंचित ये है, लेकिन इनका दर्द को सहन करने के बाद में, सारी चीजें स्टडी करने के बाद में मेरे अंदर तक कितना दर्द है, कितना दुख है। जब मैं इस दुख से दूसरे को मोटिवेट नहीं कर सकता, दूसरे को भरोसा नहीं दिलवा सकता, तो साहब मुझे राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। अभी 2 दिन बाद में हम आर पार की लड़ाई शुरू कर रहे हैं। मुझे मेरे बालाजी महाराज और मेरे इष्ट देव पे पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने वाले जो अधिकारी है उनकी पोल भी खुलेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी तक डायरेक्ट बात पहुंचेगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेकर इस पूरे प्रकरण में न केवल आदेश देंगे जबकि पुनर्डीवी करवाएंगे, और दामोदर जैसे तमाम जो 300-400 मेरे भाई बहन हैं उन वंचितों को अवसर मिलेगा। और जिस दिन इन वंचितों को अवसर मिलेगा तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी गिरिराज जी के भगत है, मैंने गिरिराज जी महाराज की पैदल यात्रा बोल रखी है, मैं वहां पर पैदल यात्रा करूंगा जिस दिन इनको वंचितों का अवसर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हमारा सब कुछ खत्म है। उसका रीजन सर ये है, हम संगठन चलाएंगे तो भी आए दिन हमें माफियों से लड़ना पड़ेगा। इतने संसाधन हमारे पास नहीं है कि हम माफिया से लड़ पाऊंगा। हनुमान किसान के पास ताकत थोड़ी है कि साहब मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी आज खेती करते हैं, मेरे पिता हमारे क्या 4-5 बीघा जमीन है, मेरे फैमिली में तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ही नहीं है, मेरा भाई 15-20 हज़ार रुपये की प्राइवेट जॉब करता है, मेरे साथ वाले 2 जने ऊबर ओला में काम करते हैं। तो सर हमारी भी पीड़ा है। लास्ट ऑप्शन जो हमारा है वो आर पार की लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। इसमें 1-2 सवाल और निकलकर सामने आ रहे हैं। एक सवाल मेरा ये है कि आप गांव-गांव जाएंगे, 2028 तक आपने बोला कि मैं युवाओं को जागृत करने का काम करेंगे, तो क्या सरकार भी नाकाम साबित हो रही है युवाओं को न्याय दिलाने में? लोकतंत्र जो अधिकारी हैं जिस तरीके से वो हावी हो रहे हैं सरकार पर, अफसरशाही हावी चल रही है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि गांव-गांव जाकर फिर हम अभियान चलाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो गांव-गांव जाकर आप अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। सर वो तो देखिए, अभी चूंकि मैं फिर पुनः बात कहूँगा कि हम ये चीज़ें अनशन की बात की मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि मान लीजिएगा बुरा से बुरा क्या होगा, इनको न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो प्रूफ तो हमारे सीने में है, वो प्रूफ तो हमारे दिमाग में छप के क्या हम वो निकाल पाएंगे। लेकिन पहला हमारा निवेदन होगा कि अनशन से पहले मुख्यमंत्री जी हमें बुलाए। दूसरा हमारा निवेदन रहेगा कि अनशन के दौरान हमें बुलाए। जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो अंतिम रास्ता वो होगा। जब अंतिम रास्ता वहां तक हम पहुंच गए, उसका जो है विपक्ष यही है
कि सरकार फेल हो गई, अधिकारी फेल हो गए, कोई सुनने वाला नहीं था, तो सरकार को हमारे वोट नहीं चाहिए तो सर हम मिशन पे निकलेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। फिर मैं आप विनीत जी आपसे भी राय लूंगा, मीडिया वालों से भी राय लूंगा, तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी मैं राय लूंगा कि हमें क्या करना चाहिए जब जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाए, क्योंकि आत्महत्या करना तो कोई विकल्प नहीं है। मैं इनको मरने नहीं दूंगा सर, मैं इनको जब तक मेरे अंदर जान रहेगी मैं इनको मरने तो नहीं दूंगा। चाहिए ये देख के जिए कि हनुमान भैया आज उस गांव में प्रचार कर रहे हैं, आज उस गांव में हमारे मिशन को जिंदा रख रखे, लेकिन मैं मरने नहीं दूंगा। या तो सरकार इनको न्याय दे दे तो हम खुश हो जाएंगे, या न्याय नहीं मिलेगा तो मैं मरने नहीं दूंगा। उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा उस मिशन पे सर हम निकलेंगे। बिल्कुल। इसी अन्याय के साथ में जो पेपर माफिया हैं वो हावी होते जा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि धमकियां मिल रही है लगातार, अभ्यर्थी बता रहे हैं कि धमकियां मिल रही है, हम जैसे ही आवाज उठाते हैं, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, वहां से धमकियां मिल रही है। मतलब जो सिस्टम है जिसको कार्रवाई करनी चाहिए उनके पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उतना ही वो फलते और फूलते जा रहे हैं और उन कमजोर लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। सर सरकार बनते एक आदेश जारी हुआ था कि हम पिछली 5 साल की भर्तियों का पुनः डीबी करवाएंगे। ये आदेश तो आपने भी देखा था, क्यों नहीं डीबी करवा रहे? क्या मांग कर रहे? डीबी करवाने में क्या खर्चा आएगा बताओ आप? कोई सीबीआई बैठा रहे हो, कोई सीआईडी बैठा रहे हो, कोई एसओजी को बैठा रहे हो, सब डीबी करवा रहे हैं। कागज चेक कर लो, जो हम कागज दे रहे हैं उन कागजों को उन कागज से मिला लो। 2024 में कोई फॉर्म कैसे एडिट हो गया? छोटी बात है। आज एक मजदूर और किसान का बेटा कोई नौकरी करता है, उसके जीवन का सपना होता है कि अगर मेरा बेटा बेटी जो है वो, हम आज एलकेजी यूकेजी में बच्चे सबके पढ़ रहे, कोई जयपुर आके पढ़ाता है, कोई सिटी में, कोई गांव में, कोई सरकारी स्कूल में, जिसकी जितनी बस की होती है, जिसके पास जितने संसाधन होते हैं ना, उसकी कोशिश ये रहती है कि मैंने जो दुख दर्द झेले मेरा बेटा बेटी दुख दर्द नहीं झेले। उसके लिए क्या चाहिए? उसको एजुकेशन दिलवाएं। क्यों? क्योंकि आगे जाके नौकरी लगेगा। अरे साहब बाढ़ खेत को खा रहेगा। ये चीज 2024 में एडिट कैसे हो गया? फांसी की सजा होनी चाहिए साहब, अगर सरकार जिस हिसाब से बात कर रही है। ये चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाई। जिस दिन मैं अनशन पर बैठूंगा सर मैं विद डॉक्यूमेंट बात करूंगा, और क्योंकि 2-3 दिन ही है, मैं आगे इसलिए बात नहीं कर पा रहा, क्या पता हमें न्याय मिल जाए। क्योंकि साहब हम 1% भी अगर हमें उम्मीद है तो हम उस उम्मीद की किरण और आशा की किरण से सरकार की तरफ देख रहे हैं कि इन वंचितों के साथ न्याय हो, एपीएसओ भर्ती के साथ न्याय हो। क्योंकि इन दोनों भर्तियों का जो दर्द है वो ऐसे नहीं है। अब सब मेरी तो बस की बात नहीं है कि मैं इन लोगों को मोटिवेट कर सकूं। मेरे पास जो साम दाम दंड भेद है उस पर मैं उतर रहा हूँ। रक्षाबंधन के दिन मैं अनशन पर बैठ रहा हूँ। बिल्कुल, रक्षाबंधन के दिन अनशन का ऐलान हनुमान किसान ने कर दिया है। दामोदर जी, एक सवाल और लास्ट में मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपको माफियाओं के द्वारा परेशान किया जा रहा है, आप आवाज उठा रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ माफियाओं के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, और जिस तरीके से पेपर एडिट होता है परीक्षा के बाद में, सब कुछ होने के बाद में, इसका मतलब है अधिकारी खुद बैठकर ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। साहब ये क्वेश्चन तो इस पे ही खत्म होता है कि खुद शिक्षा विभाग के कर्मचारी गिरफ्तार हो रहे हैं, मनदीप सांगवान और जगदीश सारण। दूसरा आप बोल रहे हो माफियाओं की धमकी आती है, तो साहब नौकरी लगा हुआ कौन हटना चाहता है? साहब 20 लाख पहले दे दिए, कोर्ट कचहरियों में और भरेगा वो गिरफ्तार होगा तब। तो साहब उसमें ये है नौकरी हर कोई लगना चाहता है। बाकी मैं तो विभाग की और बोर्ड की फेलियर मानता हूं। पूर्व चेयरमैन साहब पता नहीं क्या कर रहे थे, क्या नहीं, किसके साथ मिले हुए थे। साहब पूर्व चेयरमैन साहब पे मैं सीधा कालिक पोत रहा हूं। साहब क्या देख रहे थे? आपके मुंह से निकला था, अखबार में कटिंग आई थी 300 जनों को फर्जी कर रहे हैं। साहब फर्जी कहां है? आज दिनांक तक हमारे सबूत देने के बाद 300 जने फर्जी नहीं हुए। जेएस यूनिवर्सिटी साहब 268 सेलेक्ट है, 202 पे एफआईआर हो रही है। ओपीजीएस 139 फर्जी है। साहब शर्म आनी चाहिए थी इनको। 400 डमी कैंडिडेट, सब फोटो का मिलान नहीं हुआ इनसे। अब मेरी जगह कोई दूसरा बैठ रहा है, स्क्रूटनी में वो सेम फोटो लगा रहा है। साहब फोटो का तो मिलान कर लेते। सर्टिफिकेट साहब इंटर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट है, उसमें आपने नंबर चढ़ा दिए। जो सर्टिफिकेट मान्य नहीं है उसमें आप नंबर चढ़ा रहे हो। यूनिवर्सिटियां साहब आपने एनसीटी की मान्यता तक नहीं देखी यूनिवर्सिटियों में। इससे बड़ा साहब फर्जीवाड़ा तो मेरे को नहीं लग रहा। मेरे जीवन काल में पीटीआई भर्ती 2022 के बाद में मेरा कभी जिंदगी में अगर न्याय नहीं मिला तो मैं कभी एग्जाम नहीं दूंगा। मेरा राजस्थान सरकार से, सिस्टम से, बोर्ड से, शिक्षा से मेरा विश्वास उठ चुका है। घर वाले पिछले 2 साल से बोल रहे हैं बेटा पढ़ ले, कुछ नहीं है इनमें, लेकिन मैं बोल रहा हूं साहब जब से मैंने ये फर्जीवाड़ा देखा है मेरा शिक्षा के ऊपर से मन उठ गया है। हमारे भर्ती आई हुई है साहब, 200 पद निकाले हैं। फर्जीवाड़ा साहब इनको बाहर कर दो साहब, पद हो जाएंगे आपके पास, हमें न्याय दे दो, वंचितों को न्याय मिल जाएगा, वाहवाही हो जाएगी सरकार की। लेकिन साहब शिक्षा के ऊपर से विश्वास उठ गया, सिस्टम के ऊपर से विश्वास उठ गया। बस वही है साहब, न्याय दे रहे हो तो दे दो, नहीं लास्ट अंतिम उपाय में हाथ जोड़ लेता हूं सरकार के सामने, साहब इच्छा मृत्यु दे दो। मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, क्योंकि साहब इसमें 2000 आए, अगले में 6000 आएंगे, ये मेरी गारंटी है।
तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राजस्थान का बेरोजगार युवा परेशान हो रहा है, जो सालों तक मेहनत करता है, तैयारी करता है, लेकिन बावजूद इसके वो अभ्यर्थी नौकरी ले जाते हैं जो फर्जी तरीके से पेपर खरीदते हैं, डिग्रियां खरीदते हैं, नकली डिग्री दूसरे राज्यों से लाकर के राजस्थान में लगा देते हैं और राजस्थान का हालत यूपी और बिहार से भी बदतर कर देते हैं। लेकिन आखिर कौन करेगा कार्रवाई, कौन देगा न्याय, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि विभाग के अधिकारी तो खुद इसमें शामिल हैं। क्योंकि विभाग के अधिकारियों के शामिल नहीं हो, अगर नहीं होंगे वो शामिल, तो कोई पेपर लीक हो ही नहीं सकता। सारे पेपर कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही की वजह से, विभाग के अधिकारियों के शामिल होने से सारे पेपर लीक होते हैं, फर्जी डिग्रियां लगती हैं। अब यही अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि बस सही से, तरीके से, ईमानदारी से दोबारा डीवी करवा लो, ताकि जो फर्जी अभ्यर्थी है वो बाहर निकल सके। और इन ईमानदार जो बाहर हो गए हैं अभ्यर्थी, आज चयनित है, जो कि चयनित हो सकते थे, नौकरी लग सकती थी, लेकिन फर्जीवाड़े की वजह से बाहर हो गए, उनके साथ न्याय हो सके। लेकिन अगर देखना होगा कि सरकार आखिर और प्रशासन विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। हनुमान किसान ने साफ तौर पर कहा है कि रक्षाबंधन के दिन वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे, अब कोई रास्ता नजर आ नहीं रहा है। और अगर इसके बाद भी इनको न्याय नहीं मिलता है, एफएसओ भर्ती और पीटीआई भर्ती दोनों भर्तियां ऐसी हैं, एफएसओ भर्ती में कुछ लोगों की वजह से अभ्यर्थियों को नियुक्तियां नहीं मिल रही हैं, जो सालों से वहां पर जमे हुए हैं और हटना नहीं चाहते। और इसी तरह पीटीआई भर्ती में भी फर्जीवाड़े की वजह से अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अब आर पार की लड़ाई होगी, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, उसके बावजूद भी अगर न्याय नहीं मिला तो राजस्थान बेरोजगार यूनियन नहीं चलाएंगे। जयपुर छोड़ने की भी उन्होंने बात कर दी है और राजस्थान के गांव गांव, गली गली, ढाणी ढाणी जाकर के ये बोलेंगे युवाओं के कि तुम्हारे साथ न्याय नहीं हो रहा, और युवाओं को आगे आकर के फिर अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस मामले में होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।